प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिनके माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय ने जो प्रश्न बैंक निकाली है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के पैरेलल भी कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। आज हम ये चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आपको आती है तो उसको भी चैट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे रहे हों तो आप देखें इसको। पहला ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसमें कि अपने को रिक्त स्थान भरना है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स फोटोग्राफी के लिए अंधेरे में जिन वेव्स का यूज़ किया जाता है वो है आपकी अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड। एक मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बात पे और आप ध्यान दें, क्योंकि इस चैप्टर से चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरी पकड़ बनाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपका अच्छे से आ जाएगा तो इसके चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहला बता रहा हूं, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए जिन तरंगों को यूज़ किया जाता है, कौन सी वेव यूज़ की जाती हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें। अंधेरे में हम फोटोग्राफी के लिए इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, दैट मीन्स अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड। अच्छा, पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई कितनी है, यानी अर्थ सरफेस से आपको हाइट बताना है। तो अर्थ सरफेस से जब आप हाइट बताएंगे तो ये हाइट है आपकी 30 to 50 किलोमीटर की, जिसमें ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, विस्थापन धारा, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, या सॉरी चुंबकीय इसमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होती है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, या समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के कारण ये प्रोड्यूस होती है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाएंगे आप, है ना, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है इस प्रकार से d/dt। इसमें है भैया, इसमें ना समझे। एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं दोनों उत्पन्न करता है। हाँ, एक त्वरित आवेश मतलब जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता बनाता है ना। ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल ही मेन कह सकते हैं सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ अगर इस फील्ड को अपन ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखें आप। अगला है आपका 5वें नंबर का, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र है, यानी वैक्यूम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/√μ0 और ε0, ये वैक्यूम में है ना। यहाँ पे म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी है और वैक्यूम की, और ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वैक्यूम की, और इनकी वैल्यू भी आप जानते हैं। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12, और μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻7। इसको रख करके कैलकुलेट करो तो नियरली इक्वल आ जाएगा, ये आपका नियरली इक्वल आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखें सारी। और एक क्वेश्चन अगर यहाँ पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में केवल एक ही क्वांटिटी कॉमन है, वेग यानी वेलोसिटी, जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेम रहती हैं। बाकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इनकी जो है वो बदल जाती है। ठीक, ऊष्मा की संवेदनशीलता तरंगों द्वारा होती है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है।
तो भैया जो हीट का सेंसेशन होता है वो शॉर्ट इंफ्रारेड रेज, वैसे आप चाहें तो अवरक्त तरंगें लिख सकते हैं इसमें, है ना, इंफ्रारेड रेज लिख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज के कारण जो मैंने ऊपर लिखा है वो यहाँ पर भी उपयोग में आती हैं। विद्युत स्फुलिंग के निकट की गंध आती है, यहाँ पर जो है विद्युत इस पे जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क पे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, तो एक प्रकार से वो स्मेल जो रहती है वो अल्ट्रावायलेट की रहती है। ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वेव जहाँ पे वेल्डिंग हो रही हो देखना आप, वहाँ पे जो स्मेल रहती है वो एक प्रकार से टेंस रहती है, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में उन्होंने दिया है कि पराबैंगनी लैंपों के बल्ब के बनाए जाते हैं भैया, तो पराबैंगनी लैंपों के बल्ब जो है वो क्वार्ट्स के बनाए जाते हैं, क्वार्ट्स ध्यान रखना। और यहीं पर अगर पराबैंगनी की जगह अवरक्त तरंगों की बात करें, इंफ्रारेड रेज की बात करें कि उनके स्टडी के लिए किसकी बनाए जाते हैं, तो याद रखना रॉक सॉल्ट के प्रीम बनाए जाते हैं, जिससे इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों की जो है वो स्टडी की जाती है। यहाँ भी अगला ध्यान रखना अगर इसकी जगह पे उसको पूछें तो। और जीवाणु नाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणु नाशक में हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे, मारने के लिए, उन तरंगों को एब्सेंस करने के लिए। और अल्ट्रावायलेट भी कभी कभी मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट भी रहती है इसमें। और यहाँ पे अपन अल्ट्रावायलेट को ज़्यादा फोकस करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग है भैया। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को क्रमशः पढ़ लेना तो आप पाएंगे सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है गामा किरणों की और सबसे बड़ी है रेडियो तरंगों की। तो और जिनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उनकी आवृत्ति कम होती है। सर्वाधिक आवृत्ति गामा किरणों की रहेगी, यहाँ गामा आ जाएगा। और सबसे कम जो आवृत्ति है वो रेडियो तरंग की रहेगी, तो यहाँ पे रेडियो तरंग जो है वो आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से अपने को देखना है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपने अच्छे से कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो मुझे लगता है कि आपका इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। आप अगर इसको थोड़ा सा भी देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने एक पेपर बनाया था, ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं अगले उसमें आपको बता दूंगा। वीडियो में मैंने स्पेक्ट्रम भी बनाया था, वो देख के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, सही विकल्प का ध्यान दें। सही विकल्प में पहले ये लिख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो भैया विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं वो आप जानते हैं, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें आंसर रहेगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है, क्योंकि 7 तरंगें 4 हैं। सबसे पहले आप गामा, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और रेडियो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। तो यहाँ आंसर आपका रहेगा ध्वनि तरंग है। निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है, अवरक्त है, रेडियो है, दृश्य है, पराबैंगनी। भैया जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाला इसमें आंसर रहेगा पराबैंगनी इन सब में, क्योंकि रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी है और दृश्य प्रकाश और अवरक्त की तरंग दैर्घ्य भी पराबैंगनी से ज़्यादा है ना। वेवलेंथ इसकी कम है, दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और आप थोड़ा स्पेक्ट्रम देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। हो सकेगा तो मैं कल आपको इसका स्पेक्ट्रम बना के ही इसमें बता दूंगा, ताकि आपके ये 4 नंबर जो हैं वो इजीली आपको फाइंड आउट हो जाए, ठीक। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विजिबल लाइट का होता है 10⁻⁻⁶ मीटर का, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, अभी अभी मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में इस फार्मूले से निकालते हैं, μ0 ε0 से, ठीक है। अगला
क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम वेवलेंथ पूछी, अभी अभी मैंने आपको बताई। सबसे कम वेवलेंथ है गामा किरणों की, और इसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ इसमें आएगी, सबसे बड़ी वेवलेंथ इंफ्रारेड की। इसमें वैसे तो रेडियो की है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रारेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ रहेगी इन चारों में से, और सबसे छोटी गामा की रहेगी। निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? देखो भैया, गामा की वेवलेंथ कम है तो जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी आवृत्ति गामा की। अब ये कम पूछ रहा है, कम, तो इसका उल्टा कर दो, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी रहेगी अवरक्त विकिरण की, दैट मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस की। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। 7वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम B में संबंध, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड और B मैग्नेटिक फील्ड में क्या संबंध होता है? तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, C = होता है E/B। ये रिलेशन होता है कि इन दोनों का रेशो स्पीड ऑफ लाइट या के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर E निकालोगे तो B का इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो इसमें ये ऑप्शंस आ जाएगा आपका B, हाँ ये हो जाएगा। B को देखो, यहाँ से B को इधर ले जाओ, C को नीचे ले आओ, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका E/C, ठीक। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत फैक्टर x एक्सिस में और चुंबकीय फैक्टर y एक्सिस में है, तो उसकी संचरण की दिशा होगी। भैया ध्यान दें कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशंस रहते हैं, दोनों वेक्टर्स रहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर रहती है। इस प्रकार से रहती है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव इस डायरेक्शन में चलेगी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी वेव इसी डायरेक्शन में चलेगी। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर लगे हुए हैं, तो जो वेव जाएगी वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, दैट मीन जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो किसका क्या रोल है ये सारा समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो ओजोन होती है ना, वो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब करती है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। वन वर्ड्स में पहला ऑब्जेक्टिव, पहला है आपका दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास बताइए। भैया आप कई तरीके से लिख सकते हो दृश्य प्रकाश के बराबर। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का परास है वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग का है, याद रखें, ठीक है। या फिर मीटर में बताना चाहते हैं तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक का परास है। ये वायलेट की है और ये रेड की है, यानी ये वायलेट की वेवलेंथ है और ये रेड की है। इसी के बीच में सारे कलर रहते हैं आपके विवग्योर, बेजानी अपीनाला वाले, ठीक। अगला है दूरसंचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ भैया माइक्रोवेव, ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का दूरसंचार में उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें हिंदी में लिख सकते हो, ठीक। मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है इसमें। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य रहती है मिलीमीटर के ऑर्डर में, 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर की। माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव की ये रेंज रहती है वेवलेंथ की। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? तो बता देना, जो वे तरंगें जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हों, तो इस फील्ड को ऑसिलेट करने पर एक वेव क्रिएट होती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता? वर्तमान ताप की अपेक्षा कम होता, क्योंकि वायुमंडल ही होता है जो सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है बना रहता है या बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए कि वायुमंडल नहीं होगा तो रेडिएशंस आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाएंगे, तो फिर यहाँ कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं रहेगा, अवशोषित करने वाला नहीं रहेगा, तो ताप वर्तमान ताप की
कंपेयर में, टेम्परेचर के कंपेयर में जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ियाँ बनाना है अपने को। एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी हुई है, ये 6 वेव है भैया, देख लेना आप। इसमें कोई एक वेव छोड़ रखी है, वो कौन सी वेव छोड़ रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेडियो माइक्रोवेव नहीं है, जो माइक्रोवेव यहाँ आएगी, यहाँ आई मीन माइक्रोवेव नहीं दी है, ऑर्डर आप देख लेना, इसमें माइक्रोवेव नहीं है। माइक्रोवेव कर दोगे तो 7 वेव लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो आप। सबसे पहले रेडियो वेव, रेडियो वेव की खोज की थी मार्कोनी ने, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ परावैगनी वेव की जो खोज की है वो डब्ल्यू रीटर ने की है, तो ये इनके साथ आ जाएगा। एक्स किरणों की रोंटजन ने खोज की है, खोजकर्ता के नाम दिए हुए हैं ये रोंटजन। ठीक है, ये बेसिकली गामा किरणें बताई हुई हैं, स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, ये गामा किरणें हैं, गामा। ठीक है, तो गामा किरणों की खोज की है बैक्यूरेल ने, दृश्य प्रकाश की न्यूटन ने, और अवरक्त किरणों की विलियम हर्सेल ने। ये सही जोड़ी का पेयर बनेगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें तो चारों ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस पर तुम्हें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की स्टडी करने की आवश्यकता है। ठीक, मैं चल रहा हूँ अगली यूनिट की ओर। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में किन किन चीज़ों पे अपने को दिमाग देना, ध्यान में रखना है, उनकी मैं चर्चा आपको थोड़ी सी कर रहा हूँ। ठीक है, एक सूक्ष्म लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस का जो क्षमता का है पावर, पावर ऑफ लेंस का मात्रक है डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर देख लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख दें इसको, डाईऑप्टर। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश की प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की घटना, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक स्वस्थ और प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश जो है वो लाल दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग की घटना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट ज्योति की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखें। चंद्रमा से जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ कोई रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ नहीं होगी, उस स्थिति में जो है वो काला दिखाई देगा, ध्यान रखना। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? भैया एक फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, कोची का रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर एन डैश। तो ओबियसली लेमडा यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की। ऐसे लिख लेना आप लोग, विबग्योर, ये वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर में है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखा गया है, संयोजन की फोकस दूरी। यहाँ थोड़ा सा अपन अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, संयुक्त लेंस यानी कंबाइंड लेंस उसी की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस है, तो कंबाइंड लेंस अवतल की तरह मतलब कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह नहीं। ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप, 1/f कंबाइंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ इनकी वैल्यू रख दो, 1/f इज इक्वल टू, है ना, f1 आप मैंने रख दी 25 कॉन्वेक्स की और ये रख दी 20। एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम आएगा। ठीक है, 100 आ गया एलसीएम, यहाँ पे रखो, 25 से भाग दोगे 4 और 20 से दोगे तो 5 बचेंगे। दैट मीन्स 1/-100, एफ को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में 100 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका, यानी सी वाला आंसर रहेगा इसका।
क्या ध्यान रखना है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, अगर कॉन्वेक्स की कम होगी तो कंबाइंड भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर कॉन्केव की कम होगी तो कंबाइंड भी कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। एक वाक्य में अपने को उत्तर देना है, तो अभी एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी द्रव का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध, भैया पढ़ा हुआ है आप लोगों का, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin c, ये संबंध है। लेंस के UVF मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ में क्या संबंध होता है? लेंस का फार्मूला लिखना है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस दूसरे में, ठीक। लेंस के द्वारा रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन पूछा गया है, तो लेंस का फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का v/u। ये v है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है, इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। इस फार्मूले में अपन यहाँ रख देंगे वैल्यू 1/sin45, और sin45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस मीडियम का आ जाएगा √2, ठीक। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो भैया ये वाला फार्मूला अनंत के लिए वाला फार्मूला होता है m इज इक्वल टू सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए d/f। d होता है स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.f मैग्निफिकेशन। ये तब के लिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, और अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी गई है, तो द्रव का अपवर्तनांक, भैया यहाँ सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपको, वास्तविक और आभासी गहराई वाला, मतलब रियल और अपरेंट डेप्थ वाला फार्मूला। म्यू इज इक्वल टू होता है h डेज, मतलब आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। आभासी है 8, वास्तविक है 10, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 0.8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 0.8, है ना। उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है? तो भाई साहब ये तो आप जानते ही हैं, आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में एक ही बनता है जबकि ऑब्जेक्ट वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, तब आभासी बनता है। बाकी जो 5 पोजीशन हैं उनमें वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज बनता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब अनंत और 2f के बीच में हो, जब 2f पर हो, f और 2f के बीच में हो और f पर हो तब रियल बनता है, और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तब आभासी बनता है। ये अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। 2 अंक के क्वेश्चन को मैं अभी वर्णित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय कम है, मैं बाद में सारे आपको लास्ट दिन बता दूंगा। अब हम चल रहे हैं अध्याय 10 में तरंग प्रकाशिकी की ओर। तरंग प्रकाशिकी में भी पहले रिक्त स्थान दिए हुए हैं, अपन इन रिक्त फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। यहाँ पर ज्यामिति छाया में अतिक्रमण मतलब ज्योमेट्रिकल शेडो में अतिक्रमण की घटना होती है विवर्तन, यानी विवर्तन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। हाँ, यहां ध्यान देना, ये कलर्ड दिखाई देती है तो वो फिल्म कलर्ड दिखाई देती है जिसकी मोटाई लाइट के वेवलेंथ के तरंगदैर्घ्य की कोटि की हो, है ना। मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की, तो वो कलर दिखाई देगी। और अगर पतली है मतलब इससे पतली है, तरंगदैर्घ्य से कम मोटाई की है, तो वो काली दिखाई देगी, और अगर इससे ज्यादा मोटी है तो वो वाइट दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी व्यतिकरण की घटना के कारण, है ना। ध्यान रखें आप। तो तरंगदैर्घ्य की ऑर्डर की कोटि की अगर थिकनेस है कोई पतली फिल्म की तो वो व्यतिकरण के कारण कलर दिखाई देती है, ध्यान रखें इसको।
तरंग संचरण के दौरान समान कला में सेम फेस में दोलन करते बिंदु पथ लोकस को फोकस क्या कहते हैं? तो याद रखना, हिंदी में तो बोलते हैं तरंगार्ग। 3 प्रकार के तरंगार्ग होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। एक होता है गोलीय तरंगार, एक होता है बेलनाकार तरंगार और एक होता है समतल, मतलब स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। कब कब बनते हैं ये भी तीनों देख लेना। जब सोर्स पॉइंट सोचिए, अगला दिया हुआ है देखो आप, जब ये बिंदु स्रोत का सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, तो गोलीय तरंगार्ग बनता है, गोली। और झिर्री स्लिट के रूप में होता है तो बेलनाकार तरंगार यानी सिलेंड्रिकल बनता है। और सोर्स कैसा भी हो, स्लिट के रूप में या पॉइंट सोर्स के रूप में, और अगर स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो समतल तरंगार्ग बनता है। ये देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य वृद्धि को कहते हैं। ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तरंग वेव सोर्स, भैया ये डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। ध्यान रखना कि जब दूर की तरफ जा रहा है तो रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको, रेड शिफ्ट। हिंदी में देख लीजिएगा प्लीज, मुझे रेड शिफ्ट मालूम नहीं है, रेड शिफ्टिंग होती है। रेड शिफ्ट यानी जब कोई तारा मान ले टूट रहा है और अगर वो रेड की तरफ अपीयर हो रहा है तो समझ लेना कि वो अर्थ से दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है। और अगर वायलेट कलर का अपीयर हो रहा है तो वो पृथ्वी की ओर आ रहा है ना। तो रेड शिफ्ट, वॉयलेट शिफ्ट कहते हैं उसको। यहाँ थोड़ा सा देख लेना एक बार बुक में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे वो पता नहीं है ना। ये रेड शिफ्ट कहलाती है यहाँ पर, ठीक। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ाने पर प्रकाशी यंत्र की विभेदन क्षमता, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर प्रकाशी यंत्र की विभेदन, देखो भैया यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे अपने आप में ही विवादित लग रहा है। यहाँ इन्होंने कोई नाम नहीं खोला है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अगर यहाँ तरंगदैर्घ्य बढ़ा रहे हो तो इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, जबकि दूरदर्शी में जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है वो ये होता है। लेकिन दूरदर्शी जो कि अनंत की वस्तु को देखते हैं तो वो तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए यहाँ बात बनती है कि अगर आप सूक्ष्मदर्शी की वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो उसकी रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। वायलेट कलर की जगह अगर रेड कलर कर दोगे रिजॉल्विंग पावर उसकी कम हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं भैया। तरंग ऊर्जा स्थानांतरण का एक विधि है, तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन जो अप्रगामी तरंगें होती हैं, स्टेशनरी वेव, उनमें एनर्जी स्थानांतरण नहीं, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता अप्रगामी तरंगों में, स्टेशनरी वेव में। ये प्रोग्रेसिव वेव में होता है, ध्यान रखेंगे आप। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस किन में होगा? लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं भैया। व्यतिकरण दोनों में होता है, ट्रांसवर्स वेव में भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है। केवल एक फेनोमेना है जो ट्रांसवर्स वेव में होती है, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होती, वो है ध्रुवण, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ही एक ऐसी फेनोमेना है जो लाइट वेव में ही होती है, साउंड वेव में नहीं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए अधिक व्यास का विद्युत, कम व्यास का विद्युत, इसमें अधिक व्यास का। अभी भी मैंने फार्मूला आपके लिए लिखा है कि रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है D/1.22 लैम्डा। डायमीटर अगर लेंस का अधिक होगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी अधिक होगी, ठीक। ध्रुवण होता है, मैंने अभी आपको बताया, ध्रुवण केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है ना, ये केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल में। जबकि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस दोनों अनुदैर्घ्य में भी होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेस में भी होते हैं। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स में होता है। फ्रेनेल दूरी क्या है? फ्रेनेल दूरी ये है भैया, फ्रेनेल दूरी ये अपर्चर है सोर्स का, और लैम्डा जो लाइट उसमें यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। इनका जो रेशो है वो फ्रेनेल डिस्टेंस कहलाता है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक। हाँ, एक वाक्य में अपने को आंसर देना, किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखो। मैंने अभी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों की विभेदन क्षमता का सूत्र लिख दिया है। मैंने ये वाला जो सूत्र लिखा था ये सूक्ष्मदर्शी
माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता का सूत्र है, ये तरंग दैर्ध्य है जो उसमें यूज़ की जाती है। ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये इसका डायमीटर के साथ जो हाफ एंगल बनता है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा रहता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से चली ये लाइट, ये तो सीधी निकल गई, ये सीधी निकल गई, ये सीधी निकल गई, और ये जो एंगल बनता है वो ये है आपका। ठीक है, तो हम बता देंगे। हाँ, अब आपको जो मेन एक बात जो इन्होंने पूछी है वो एक अच्छी चीज़ है व्यतीकरण के लिए, थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा। यंग के द्वि स्लिट में व्यतीकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों स्लिटों, हाँ, पहले तो यंग्स के डबल स्लिट में जो फ्रिंज विड्थ फाइंड होती है आप लोगों को, जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ये है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले। फ्रिंज विड्थ यानी हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रिंज विड्थ को? फ्रिंज चौड़ाई डी लैम्डा अपॉन डी। ये डी कोहेरेंट सोर्स, मतलब दोनों स्लिट सोर्स, ये सोर्स यहाँ से, ये वाला जो डी है, ये डी पर्दे और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, और ये छोटा वाला डी इन दोनों के बीच की, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है। अब आ जाओ आप, यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, मतलब अगर आप डी को बढ़ाते हो तो कहना फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक, स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाए। हाँ, एक और रिलेशन में यहाँ लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा आप देख लेना। ये छोटा एस, ये बड़ा एस इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू, नहीं, लेस देन लैम्डा बाय डी। ये एक शर्त होती है, सिचुएशन होती है इंटरफेरेंस के लिए। उसमें ये जो एस है, छोटा वाला एस, ये सोर्स जो लाइट सोर्स है उसका साइज है, आकार है। ये जो एस है वो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये बड़ा वाला एस ये। और ये लैम्डा जो है वो जो लाइट यूज कर रहे हैं वो वेवलेंथ है, और ये डी इन दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सही दिखता रहेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक, फिर इन्होंने कहा पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए, मतलब ये स्क्रीन को दूर ले जाया जा रहा है, तो भैया इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर ज़्यादा दूरी कर दी तो लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, दोनों स्लिटों के बीच की मतलब ये वाली दूरी बढ़ा रहे हैं S1 और S2 की, तो जब डी बढ़ाओगे तो बीटा घट जाएगा, कम हो जाएगा। एक वर्णी प्रकाश स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी प्रकाश, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी लो वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो भैया लो करोगे वे लैम्डा घट जाएगा, लैम्डा घटेगा, दैट मीन्स फ्रिंज चौड़ाई जो है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश से, हाँ, मतलब लाल या पीला प्रकाश आप यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे व्हाइट लाइट अगर यूज करोगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट करेगा? तो ध्यान रखना, अगर व्हाइट यूज कर रहे हो तो जो फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज है वो व्हाइट बनेगी। अगर लाल यूज कर रहे हो तो सेंटर फ्रिंज लाल बनती है, अगर पीला यूज कर रहे हो तो सेंटर फ्रिंज पीली बनती है, और अगर श्वेत प्रकाश यूज कर रहे हो, व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो तो व्हाइट बनेगी। और साथ ही दोनों ओर सक्सेसफुली एक प्रकार से ओवरलैपिंग दिखाई देगी, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश यूज करते हैं तो हो सकता है जहाँ पे रेड का मैक्सिमा बन रहा हो वहाँ वायलेट का मिनिमा बन सकता है, समझ रहे हो ना। जहाँ पे एक का संपोषी व्यतीकरण हो रहा है कलर का, वहाँ दूसरे का विनाशी व्यतीकरण हो रहा है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए हैं। न्यूमेरिकल वगैरह भी मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ समय अभाव के कारण, आप इनको पढ़िएगा। इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, और कोई और क्वेश्चन यदि आपको समझना है तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन पेपर आपको अच्छा करना है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें, और जो भी प्रॉब्लम फिजिक्स में आए वो मुझे बताएं।